साथियों नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल एसएन सिंह क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, हिंदी व्याकरण में आज वर्तनी की बात। शुद्ध वर्तनी का क्या अर्थ है, शुद्ध वर्तनी का क्या मतलब है? शब्दों में मात्राओं का सही प्रयोग ही शुद्ध वर्तनी है। शुद्ध भाषा लिखने में वर्तनी का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। अशुद्ध वर्तनी से न केवल भाषा का सौंदर्य नष्ट होता है बल्कि अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। और अगर आप भाषा के विद्यार्थी हैं तो हमें आपको वर्तनी का महत्व बताने की ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं कि जहाँ कहीं भी आप लिखते हैं, जब कभी भी आप लिखते हैं और आपकी गलती या अशुद्ध वर्तनी जो है आपका न केवल व्यक्तित्व खराब करती है, आपका इमेज खराब करती है, बल्कि आप अपनी बात को सही तरीके से दूसरों के सामने रख भी नहीं पाते हैं। तो आज हम वर्तनी की बात करेंगे, जिसे उर्दू में हिज्जे कहा जाता है और अंग्रेजी में स्पेलिंग कहा जाता है। इसके पहले कि हम वर्तनी पे जाएं, हम आपको वर्तनी शुद्ध करने के लिए, वर्तनी सुधार करने के लिए कुछ आपको नियम बताना चाहते हैं कि कुछ ऐसी बातें जो आप अगर अपने ध्यान में रखें तो आपकी वर्तनी उससे सुधर सकती है। पहली बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जब भी आप पढ़ रहे हों कुछ भी, चाहे पुस्तक पढ़ रहे हैं या समाचार पढ़ रहे हैं, तो हमें बोल बोल के पढ़ना है। तो अगर आप बोल बोल के पढ़ते हैं तो उससे आपका उच्चारण सुधरता है और अगर आपका उच्चारण सुधरेगा तो आप सही लिखेंगे भी, क्योंकि आप गलत उच्चारण करेंगे तो एक तो आपके दिमाग को लगेगा कि ये गलत है, दूसरा अगर आपके आसपास कोई बैठा है तो वो भी आप में सुधार कर सकता है। दूसरी बात यह है कि जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको शब्दों पर ध्यान देना है कि जो भी शब्द आप उच्चारण कर रहे हैं कि वो लिखा कैसे गया है। तो अगर आप उसके लिखने पे ध्यान दे देंगे तो आपको शुद्ध वर्तनी पता चल जाएगी और वो आपके दिमाग में रह जाएगी, तो लिखते समय आपसे गलती नहीं होगी। और क्या है कि जब भी आप लिखें तो लिखते समय बोल बोल के लिखें। आप लिख रहे हैं जैसे समर्थन, तो आप समर्थन बोले भी, लिखते समय समर्थन बोलेंगे भी, तो आपका जो दिमाग है और जो आपकी हाथ है, जो राइटिंग है, उससे सीधा कनेक्शन होता है और इससे आपकी जो है वर्तनी शुद्ध हो जाएगी। और जब आप एक बार पूरा लिख ले तो लिखने के बाद उसे एक बार ध्यान से ज़रूर पढ़ें। तो कभी कभी क्या होता है कि लिखते समय अगर हमसे गलती हो जाती है, दोबारा हम उसको पढ़ते हैं तो पढ़ते समय हमें गलती पकड़ में आ जाती है और हम सुधार कर सकते हैं। इन सब के बीच एक बात जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमें भाषा से प्यार होना चाहिए, भाषा के प्रति समर्पण होनी चाहिए, क्योंकि अगर भाषा से प्यार है, भाषा के प्रति समर्पण है तो आप निश्चित रूप से आपकी वर्तनी सुधार हो जाएगी। और अगर आप ध्यान दें तो आप अमूमन जो गलतियां करते हैं या बच्चों की गलतियां जो दिखाई देती हैं, क्योंकि बेसिकली मैं एक टीचर हूं और बच्चों की कॉपियां चेक करता हूं, तो मैं देखता हूं केवल 10 से 12 शब्द ऐसे होते हैं जो वो बार बार गलती करते हैं। और अगर उन्होंने 200-250 शब्द लिखे हैं तो आप देखेंगे 10-12 शब्द ही उन्होंने कई बार प्रयोग किया है और उसको हर बार गलत लिखा है। तो इस तरह से उनकी गलतियाँ 40-50 हो जाती हैं और उनके जो नंबर हैं वो वहाँ पर कट जाते हैं। तो हम आज से बात करेंगे वर्तनी पे, और एक वीडियो में ये बात ख़त्म नहीं होगी, इसके आप कई वीडियो देखेंगे। और मेरा एक आपसे दावा है, एक आपसे वादा करते हैं कि ये सारे वीडियोस देखने के बाद आपकी वर्तनी निश्चित रूप से सुधर जाएगी और आप हिंदी बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से लिख पाएंगे और हिंदी की वर्तनी आपको कभी भी नीचा नहीं दिखाएगी। तो बने रहिएगा हमारे साथ, और अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो आपको देखने को मिलते रहे, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए हम शुरू करते हैं। हिंदी वर्तनी के महत्वपूर्ण नियम। सबसे पहली बात कि हिंदी देवनागरी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं और 41 व्यंजन होते हैं, लेकिन कुल वर्णों की बात करें तो कुल 52 यानी 52 वर्ण होते हैं। तो स्वर कितने हैं?
11 11 और व्यंजन कितने हैं 41 यानी 41। टोटल कितने वर्ण हैं 52। हम वर्णमाला का 4 वीडियो पहले बना चुके हैं, जिसमें 2 वीडियो हैं जो कॉन्सेप्ट समझाते हैं और 2 वीडियो ऐसे हैं जो आपके MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं कि व्यंजन के साथ स्वर का संयोग होने पर स्वर का जो रूप होता है उसे हम मात्रा कहते हैं। यानी व्यंजन के साथ जब आप स्वर मिलाते हैं तो स्वर जिस रूप में आप मिलाते हैं उस रूप को ही हम मात्रा कहते हैं। आप देख लीजिए कि स्वर क्या क्या है। आप स्वर की बात करते हैं तो आ, इ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। तो अगर आप सही तरीके से उच्चारण करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आ की कोई मात्रा नहीं होती है। बड़ा आ यानी आप आ इसकी एक मात्रा होती है। ई यानी छोटी जब कहते हैं तो पहले मात्रा लगती है इसकी। ठीक है, ई बड़ी ई देखिए साउंड पे ध्यान दीजिए, साउंड पे ध्यान देंगे आपसे गलती नहीं होगी। ई बड़ी ई, उ ठीक है, री, ए, ओ, औ। तो उ की जो मात्रा है वो इधर आपके साइड मुड़ी होगी और बड़े ऊ की जो मात्रा होगी वो क्या होगी, वो आपके अपोजिट साइड मुड़ी होगी, घूमी होगी। री आप ऐसे छोटी सी आधी गोली बना देते हैं शब्द के नीचे। ए में एक मात्रा, एक डंडी। ठीक है, ये आए ना, आय में 2 मात्रा। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, वो आय लिखते समय जब लिखेंगे तो इसमें जो है 2 मात्रा डाल देते हैं, तो ये गलत हो जाता है। ठीक है, ये नहीं होता है। आगे हम देखें तो औ ना, ओ में डंडी के साथ 1 मात्रा ऊपर, औ में 2 मात्रा। इस तरह से अगर हम सारे शब्दों को 12 खड़ी होती है, आपने 12 खड़ी होती इनके आधार पे। का की कोई मात्रा नहीं होती तो का ना, का की ना छोटी मात्रा साउंड पे, उसकी जो साउंड की लंबाई है उस पर ध्यान दीजिए। की ज़्यादा देर तक, कु, क्री, के, कै, को, कौ ना। इसी तरह से ख, खा, खी, खी, खु, खू, ख्री, खे, खे, खो, खौ। ग यानी हर वर्ण का जितने भी वर्ण होते हैं सबके साथ ये 12 खड़ी की मात्राएं लगती है। तो एक बार आप इसको ऐसे भी लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए हम सबकी साथ जैसे जैसे शब्द बनते हैं वैसे भी आप देख लेते हैं मात्राएं, कि आप शब्द दिख रहे हैं तो कैसे मात्राएं लगती। जैसे आ की कोई मात्रा नहीं, हमने लिखा चल, दल, मन, पलक। आप देखेंगे सब में साउंड क्या है, थोड़ी दूर है, थोड़ी देर तक साउंड है। चल, दल, मन, पलक। इसी तरह से अब बड़ा आ की मात्रा ये देखिए, मात। अगर हम कहें मन, मात, देख रहे हैं ना साउंड लंबे जा रहा है तो आ की मात्रा लग रही है। दल, सात ना, चल, लात ना, पलक, आकार। आप देख रहे हैं ना कि साउंड ज़्यादा देर हो रहा है, इसलिए क्या लग रही है, आ की मात्रा लग रही है। इसी तरह छोटी ई की मात्रा देखिए, छोटी ई की मात्रा में क्या करते हैं, डंडी और मात्रा पहले लगती है, वर्ण की पहले लगती है। दिन ना, दिन। आप देख रहे हैं थोड़ी देर तक साउंड आ रहा है, ई का साउंड थोड़ी देर आ रहा है। दीदी, दिन। और निशी, हिल, तिथि, विधि ना। और इसी पे आइए बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा कैसे लगती है, वर्ण के बाद लगती है। तो हम कैसे कहेंगे, ढपली। क्या, ढपली। देखिए निशी, थोड़ी देर मात्रा दोनों, ढपली ना। बोलेंगे तो आपको पता लगेगा कि ज़्यादा देर तक साउंड हो रहा है ना। निशी, साड़ी ना। दिन, लीची ना। देख रहे हैं ना, यहाँ पे छोटा थोड़ी देर तक साउंड आता है, यहाँ ज़्यादा देर तक साउंड आता है। तिथि, ताली ना। ताली, ता भी बड़ा, ली भी बड़ी। ठीक है, इसी तरह से छोटा ऊ। छोटा ऊ क्या है, ऊ की मात्रा क्या होती है, आपके साइड होती है, नीचे लगती है। गुड़, गुड़ ना, थोड़ी देर। गुड़, गुड़िया ना, गुड़िया थोड़ा। बुढ़िया ना,
लुटिया। आप देख रहे हैं ना, छोटा ऊ की मात्रा। अब इसी में जब ज़्यादा देर तक साउंड आएगा तो बड़े ऊ की मात्रा, अधूरा, कूड़ा, जूही, कचालू। तो इसी में देख रहे हैं, गुड़िया, कूड़ा, गुड़, अधूरा, बुढ़िया, कचालू, लुटिया, अधूरा ना। यहाँ पे जहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा आ रहा है वहाँ साउंड थोड़ी देर तक है, जहाँ बड़ा हुआ है वहाँ पे साउंड ज़्यादा देर तक है। इसी तरह से एक ही मात्रा देखें, एक ही मात्रा क्या करते हैं, एक डंडी होती है ऊपर ना, ठठेरा ना, ठठेरा, ठेरा, पेड़, शेर, केले ना, एक मात्रा। अब इसी को अगर ये ऐ की मात्रा होगी तो ए ऐ तो साउंड पकड़ना बहुत आसान है ना। ठठेरा, बैर ना, ए ऐ, बैर, ऐ, मैं, मैदान ना, ऐ की मात्रा। कसैला, ऐ की मात्रा। विशैला, ऐ की मात्रा। ठीक है, इसी तरह से तो ए ऐ बड़ा आसान है। ठठेरा, बैर, ठे ऐ ना, ए ऐ, पेड़, मैदान, ए ऐ, शेर, कसैला, ए ऐ, केले, ए ऐ, विशैला, ऐ की मात्रा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम देखें ओ की मात्रा, ओ में क्या है, एक डंडी के साथ जो है, एक डंडी के साथ एक जो है मात्रा ऊपर लगी होती है ना। तो जैसे मोड़, छोड़, होड़, फोड़, ओखली ना। तो आप देख रहे हैं ना, ओ की मात्रा क्या होती है, ओ में दो डंडी, ऊपर दो डंडी होती है ना। तो ये क्या हुआ, कौआ। तो आप देखेंगे, मोड़ ओ, कौआ, औ ना, छोड़ ओ, बिछौना, औ, होड़ ओ, खिलौना, औ, फोड़ ओ, कौड़ी, औ, ओखली ओ, चौड़ी, औ ना। तो आप देख रहे हैं ना कि ओ आओ, ओ आओ, ओ आओ, ओ आओ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह से आप देखें कि आप जैसे अंक की मात्रा, किसकी, अंक की मात्रा ना। इसके पहले अंक की मात्रा में देखिए, कंकड़, कंकड़, पंख, शंख, सुंदर ना, सुंदर। तो आप देख रहे हैं अंक की मात्रा। ठीक है, और इसी तरह से देखिए चंद्रबिंदी वाले ना, कहाँ पे चंद्रबिंदी लगता है, हंसना, जलेबियाँ, आँख, ऊँट, दांत। हम इसका एक अलग वीडियो बनाएंगे, कहाँ पे अंक बिंदी लगेगा, अनुस्वार लगेगा और कहाँ अनुनासिक लगेगा। अनुस्वार और अनुनासिक का हम एक अलग वीडियो आपको देंगे, अलग तरीके से समझाएंगे कि कहाँ पे अनुस्वार और कहाँ पे अनुनासिक लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विसर्ग, विसर्ग में देख रहे हैं ना, नमः न, प्रातः, शनैः, अतः, पुनः, प्रातः। ठीक है, और यहाँ पे एक री आपसे छूट गया था, तो री यहाँ पे लिख दिया है कृति। देख रहे हैं, री, री का के नीचे री लगा दिया है। तो री के लिए क्या मात्रा, नीचे लगता है वर्ण के नीचे, और ये क्या है, गोली है, आधा गोला रहता है। कृति, कृति ना, पृथक, पृथ्वी, पितृ, घृणा, वृक्ष, गृह। इस तरह से देखिए। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि मात्राएं कैसे प्रयोग हो रही हैं। और अगर आप ध्यान देंगे हर शब्द की अच्छी 12 खड़ी बना करके, तो आपको एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये अच्छे से आ जाएगा। जो दिक्कत होती है विशेषकर आ हिंदी प्रदेश में, वहाँ पे छोटी ई, बड़ी ई और छोटा ऊ, बड़ा ऊ। तो अगर आप इस साउंड में अंतर कर पाए आप बोल के, तो आसानी से फिर आपसे गलती नहीं होगी। आइए आगे देखते हैं। आ के लिए कोई मात्रा नहीं है। आ के लिए क्या है, कोई मात्रा नहीं, हम बता चुके हैं आपको, आ के लिए कोई मात्रा नहीं होती। जब यह व्यंजन के साथ मिल जाता है तब व्यंजन के नीचे का चिन्ह, यानी इसे हलंत चिन्ह बोलते हैं, ये नहीं लिखा जाता है। नहीं, जैसे क, और ये हलंत का है, मतलब आधा का है, हलंत का नीचे हलंत लगा है, आधा का है, इसके साथ आज स्वर जुड़ेगा तो अब ये बना का। तो का में जो है आ निहित है, इसी तरह खा में आ निहित है, ग में आ निहित है। यानी कहने का मतलब है कि जिस व्यंजन में स्वर आ नहीं होगा उसके नीचे हलंत लगा देंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। आगे अभी हम बता चुके हैं आ की मात्रा ना, आ की मात्रा एक लाइन, और बड़ी ई की मात्रा। ठीक है, ओ की मात्रा और औ की मात्रा ये व्यंजन के बाद लगती हैं। कहाँ लगती हैं, व्यंजन के बाद लगती हैं। जैसे का, की,
को, कौ ना, ये कहाँ लगती हैं? व्यंजन के बाद लगती हैं। आपको इतनी सारी चीज़ें के बाद ये पता हो जाएगा अपने आप। छोटी ई है, जैसे ई छोटी ई ना, इसकी मात्रा व्यंजन से पहले लिखी जाती है कि गी। इसी तरह से देखिए ए और आई की मात्रा ये कहाँ लगती है? व्यंजन से ऊपर लगती है। कै व्यंजन से ऊपर लगती है। उ और ऊ, बड़ा ऊ और री, इनकी मात्राएं कहाँ लगाई जाती हैं? नीचे लगाई जाती हैं। देखिए कू साउंड देखिए, कू क्री ना, तो यहाँ पे नीचे लगाई जाती हैं। अनुस्वार कहाँ लगता है? ऊपर लगता है। किसके ऊपर लगता है? स्वर के ऊपर लगता है ना। जैसे आ है, बिंदी लगा अंग, ठीक है। का स्वर के ऊपर लगाएंगे, क्या होगा? कंग, ठीक है। यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा आपको। का धन आ धन ये अनुस्वार बराबर ये क्या हो जाएगा? कंग। आगे देखिए, इसी तरह विसर्ग के स्वर के बाद लिखा जाता है। आ के बाद विसर्ग, आह ना, विसर्ग। तो विसर्ग वाला देखा, नमः प्रातः, सनः अतः, पुनः प्रातः। इसी तरह अनुस्वार वाला देखा, कंकड़, पंख, शंख, सुंदर। यानी इससे एक बात समझ में आती है कि अनुस्वार स्वर के ऊपर लगा जाता है। यानी कोई भी व्यंजन अगर हलंत वाला है, आधा है, तो उस पर कभी भी अनुस्वार नहीं लगेगा, ठीक है। आगे व्यंजन दो तरह से लिखे जाते हैं। एक खड़ी पाई के साथ लिखा जाता है और एक लिखा जाता है खड़ी पाई के बिना। एक खड़ी पाई के साथ, एक खड़ी पाई के बिना। और जो स्वर रहित व्यंजन होते हैं, खड़ी पाई वाले व्यंजन जिसमें स्वर नहीं होता है, उसमें का को कैसे लिखा जाता है? ये का लिखा और ऐसे कर दिया ना, नीचे डंडी पूरी नहीं करेंगे। खा में डंडी हटा लेते हैं, गा में डंडी हटा लेते हैं, चा में डंडी हटा लेते हैं, घ में डंडी हटा लेते हैं। यानी खड़ी पाई वाले जब व्यंजन को स्वर के बिना लिखा जाता है तो उनकी डंडी क्या होती है? हम हटा देते हैं। आगे क्या है कि स्वर रहित व्यंजन और बिना खड़ी पाई वाले अगर लिखना है तो क्या करते हैं? उनके आगे हम हलंत लगा देते हैं। छ, ट, ठ, ड, द, तो उनके आगे क्या लगा देते हैं? हलंत लगाते हैं। कोई व्यंजन स्वर रहित है, यानी उसमें स्वर आ नहीं है, तो उसे ऐसे लिखना है तो उसके नीचे हम हलंत लगा देते हैं। इसका मतलब है इसमें स्वर आ निहित नहीं है। इन सब का मतलब है इसमें स्वर आ निहित नहीं है, ठीक है। यानी हम स्वर रहित जो है खड़ी पाई वाले व्यंजन करेंगे तो खड़ी पाई हटा देते हैं। साथियों, ये मेरी कोशिश थी आपको समझाने की वर्तनी। और हमने जैसा कि पहले बताया कि ये एक वीडियो में नहीं होगा, हम आपको कई वीडियो देंगे जिससे कि आपकी वर्तनी संबंधित जितनी भी अशुद्धियाँ हैं वो सभी दूर हो जाएं। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।